वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम इस चैप्टर में। पहले वाले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्वेश्चन नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध डैश अर्थव्यवस्था से है, व्यक्तिगत या सामूहिक? तो हम जानते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो सामूहिक अध्ययन करता है पूरी अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 2, समष्टिगत की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डैश से हुई है, जिसका अर्थ है डैश। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। मैक्रो शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, समष्टिगत तथा व्यक्तिगत अर्थशास्त्रों की मान्यता डैश प्रतियोगिता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यता पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र अभिमुखी है, आय या कीमत? तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो आय अभिमुख है। आय अभिमुख होने का मतलब ये है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो आय व रोजगार पर बात करता है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो कीमत अभिमुखी है। उसको हम कीमत सिद्धांत या कीमत निर्धारक भी बोलते हैं, क्योंकि वो कीमत के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है। क्वेश्चन नंबर 5, रोजगार सिद्धांत का अध्ययन डैश में किया जाता है। अभी हमने किया कि जो रोजगार का सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य कीमत स्तर विश्लेषण का संबंध डैश अर्थव्यवस्था से है। सामान्य कीमत स्तर विश्लेषण का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है, लेकिन अगर हम सिर्फ कीमत सिद्धांत की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक उदाहरण है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम ही आय व रोजगार का सिद्धांत है। जबकि फर्म की जो कीमत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चरों को माना जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में की जब हम बात करते हैं तो उसमें व्यष्टि चरों को स्थिर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वस्तु एक फर्म अन्य फर्म से इसलिए खरीदती है ताकि उसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए। जब कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वस्तु को तो उसे हम मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनमें अभी कुछ चेंज करना होता है, जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता वस्तुओं को डैश वस्तुएं भी कहा जाता है। तो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनको उपभोग वस्तुएं भी कहा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर उनको यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक डैश निवेश करते हैं। तो जब माल सूची में यानी कि स्टॉक में जब चेंज होता है तो उसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश अप्रत्याशित अपचलन का कारण है, अनएक्सपेक्टेड आउटडेटेड का कारण है, यानी कि किस वजह से जो है वो वस्तुएं है वो अप्रचलन में हो जाती है। प्रचलन मतलब आज उनका ट्रेंड नहीं है, यानी कि आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो जब मांग में चेंज होता है, मांग में परिवर्तन होने से जो वस्तुएं होती हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, उनको अप्रचलन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश स्टॉक चर का उदाहरण है, संपत्ति सीमेंट उत्पादन। स्टॉक का मतलब ऐसा है कि जिसको हम एक पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं। तो जो संपत्ति है वो एक स्टॉक चर है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवाएं डैश वस्तुएं होती हैं। सेवाएं ऐसी अभौतिक वस्तुएं होती हैं, गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जबकि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो उनको देखा और छुआ जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम वस्तुओं पर वह इक्वल होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनको उपभोग व्यय व निवेश व्यय कहा जाता है, क्योंकि कंजप्शन को आप
इनकम को आप कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में स्पेंड करते हो, तो अंतिम वस्तुओं को या तो अंतिम उपभोग किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आय उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से क्या अभिप्राय है? आय और चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है वस्तु, सेवा एवं मुद्रा के प्रवाह से है। यानी कि जब अलग अलग सेक्टर के बीच में वस्तु, सेवा या मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसे हम आय या उत्पाद के चक्रीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समष्टिगत दृष्टिकोण से खुली अर्थव्यवस्था डैश क्षेत्रों में विभाजित होती है। तो जो खुली अर्थव्यवस्था है वो 4 क्षेत्रों में डिवाइड होती है। जब अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी है तो उसे हम 4 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। उनमें 4 सेक्टर जो होते हैं वो होते हैं परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विषम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रस क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का डैश करता है। तो जो ग्रस क्षेत्र है वो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, जबकि जो उत्पादक क्षेत्र है वो उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कराधान डैश आदि से संबंधित कार्य करता है। तो जो सरकारी क्षेत्र है वो टैक्सेज और सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तो जो आंसर होगा वो होगा कराधान और आर्थिक सहायता, जबकि जो निर्यात और आयात है वो शेष विषम क्षेत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले वस्तु और सेवा का प्रवाह है डैश को प्रकट करता है। तो वास्तविक प्रवाह यानी कि रियल फ्लो उनको बोलते हैं जब हम मुद्रा की बात नहीं करते। तो ये वस्तु और सेवा के प्रवाह तथा कारक सेवाओं को प्रकट करता है, क्योंकि कारक सेवाएं होती हैं जो भी साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनको उनकी सेवाओं के बदले जो प्राप्त होता है, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ, तो उनको हम कारक सेवाएं कहते हैं। मतलब कारक सेवाओं के बदले जो उनको मिलता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे कारक यानी कि जो साधन है वो 4 है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। क्वेश्चन नंबर 6, मौद्रिक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में डैश को प्रकट करता है। मौद्रिक यानी कि मुद्रा, मनी, तो मनी है वो मुद्रा के प्रवाह को शो करता है। जब हम मुद्रा के प्रवाह की बात करते हैं तो उसे हम मौद्रिक प्रवाह कहेंगे, और जब हम वस्तु और सेवाओं की बात करते हैं, साधनों की बात करते हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रवाह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जाता, क्योंकि जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें शेष विषम क्षेत्र नहीं होता, तो इसलिए बंद अर्थव्यवस्था में आयात व निर्यात नहीं किया जाता, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में आयात व निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स, आय में होने वाली वृद्धि जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम समावेश कहते हैं। जिससे आय में वृद्धि होती है उसे हम समावेश कहते हैं, और जिसकी वजह से आय में कमी होती है उसे हम वापसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोग चक्रीय प्रवाह महत्वपूर्ण है। जो उपभोग है उससे चक्रीय प्रवाह में वृद्धि होती है, इसलिए इसको समावेश कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश चक्रीय प्रवाह में होने वाली मुख्य वापसी है, आयात या निर्यात। तो जो हम आयात करते हैं तो वो चक्रीय प्रवाह में एक वापसी का काम करता है, यानी कि लीकेज का काम करता है, क्योंकि इससे जो देश की इनकम है वो कम हो जाती है। चैप्टर नंबर 4, नेशनल इनकम एंड रिलेटिव एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 1, देशीय या घरेलू आय में डैश को जोड़ने से राष्ट्रीय आय उत्पाद का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जब हम घरेलू इनकम में शेष विषम क्षेत्र से जो कारक आय प्राप्त होती है उसको जोड़ देते हैं तो वो हमारी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्तिगत आय डैश को शामिल करता है। तो जो व्यक्तिगत आय है वो चालू हस्तांतरण प्राप्ति को ऐड करता है, यानी कि व्यक्तिगत आय में चालू हस्तांतरण प्राप्तियाँ शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोज्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से डैश को घटा दिया जाता है। तो जो प्रयोज्य आय है उसको ज्ञात करने के लिए, प्रयोज्य आय का मतलब होता है ऐसी आय जिसे उपभोक्ता खर्च कर सकता है, और वो हमेशा निकलती है जो भी टैक्सेस सरकार ने लगा रखे हैं उनको माइनस करने से। तो अगर व्यक्तियों पर टैक्स लगाए जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष कर होते हैं,
तो प्रत्यय ज्ञात करने के लिए हम व्यक्तिगत आय में से जो प्रत्यक्ष कर है उसको माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रत्यक्ष कर तथा आर्थिक सहायता के अंतर को डैश कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडी को जब हम माइनस करते हैं तो उसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार कीमत पर जीडीपी बराबर है बाजार कीमत पर एनडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि जी का मतलब होता है ग्रोस और एन का मतलब होता है नेट, यानी कि सकल से जब हम शुद्ध दे रखा है तो हमें अगर सकल में चेंज होना है तो उसमें अप्रत्यक्ष मूल्यह्रास को प्लस करते हैं। तो जो यहाँ आंसर होगा एनडीपी बाजार कीमत पर जीडीपी बराबर है बाजार कीमत पर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर पूंजी का उपभोग इक्वल है सामान्य टूट-फूट अप्रचलन प्लस दुर्घटनावश हानि, यानी कि जब हम लगाते हैं कि स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि स्थायी पूंजी के उपभोग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसको मूल्यह्रास भी कहते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, सामान्य टूट-फूट, अप्रचलन आउटडेटेड कोई चीज़ फैशन में ना रहना, और सामान्य टूट-फूट होती है किसी भी चीज़ में, और कई बार दुर्घटनावश जो हानि होती है। इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो वो मूल्यह्रास यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। अभी हमने देखा था कि जो सकल है, अगर हमें सकल निकालना है और शुद्ध दे रखा है तो उसमें मूल्यह्रास को हमें प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी इक्वल है विदेशों से प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को क्या कहा जाता है। तो जब कारक लागत पर हमें एनडीपी दे रखी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और विदेशों से प्राप्त साधन आय उसमें हम जोड़ देते हैं तो वो हमारी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय प्रयोज्य इक्वल है राष्ट्रीय आय प्लस ऑप्शन दे रखे हैं निवल अप्रत्यक्ष कर निवल प्रत्यक्ष कर। तो जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होती है वो होती है राष्ट्रीय आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विषयों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 10, तकनीक में परिवर्तन के कारण डैश होता है। जब तकनीक में चेंज होता है या मांग में चेंज होता है तो उसे हम अनुमानित अप्रचलन कहते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद टेक्नोलॉजी में भी चेंज हो जाता है और उपभोक्ता की डिमांड में भी चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को हम अनुमानित अप्रचलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा हस्तांतरण भुगतान के जोड़ को हम क्या कहते हैं, यानी व्यक्तियों को जो आय प्राप्त होती है किसी भी स्रोत से हो रही है उन सभी का जोड़ और हस्तांतरण भुगतान के जोड़ को व्यक्तिगत आय कहा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, वे निवासी जो एक देश में रहते हैं और उनके हित उस देश के साथ जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो एक ही देश में रहते हों और वो आर्थिक जो निवेश है या उपभोग है उसी देश में करते हैं तो उसे हम उस देश के सामान्य निवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, राष्ट्रीय आय का माप, कुछ समष्टिगत समरूपताएं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सम, मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा डैश का अनुमान लगाया जाता है। तो मूल्य वृद्धि द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो सबसे पहले हमें सकल घरेलू उत्पाद मिलता है, यानी कि सभी क्षेत्रों द्वारा जो भी मूल्य वृद्धि की जाती है जब हम उनको जोड़ते हैं तो उसे हम घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। जब दोहरी गणना से बचने के लिए हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करते हैं। डैश को निवल घरेलू आय में जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि जब निवल आय हमें प्राप्त हो जाती है उसमें हम विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय को जोड़ते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आकस्मिक लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल
नहीं किया जाता, मतलब ऐसी कोई लाभ जो हमें अचानक से प्राप्त होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि उसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, डैश क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवा का उत्पादन करता है। तो जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, और वही क्षेत्र है जो सेवा का उत्पादन करता है। डैश क्षेत्र में परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता। तो जो सामान्य सरकारी क्षेत्र है उसमें परिचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता। सामान्य सरकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, अवितरित लाभ डैश का एक भाग है। तो जो अवितरित लाभ है वो लाभ का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि इक्वल है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो जो सकल मूल्य वृद्धि होती है जब हम निकालते हैं, तो जो भी उत्पाद का मूल्य हुआ था, यानी कि जितना भी उत्पादन हुआ था उसमें से हम मध्यवर्ती वस्तुओं का जो उपभोग है उनका माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पाद विधि में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको तो हम माइनस कर देते हैं उत्पाद के मूल्य में से, तब हमारी सकल मूल्य वृद्धि निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम निवेश व्यय में सकल पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन तथा डैश को शामिल किया जाता है। तो जो सकल पूंजी निर्माण होता है, स्थायी पूंजी निर्माण होता है, प्लस स्टॉक में परिवर्तन, प्लस हम उसमें शुद्ध निर्यात को शामिल करते हैं, तभी हमारा जो है वो स्थायी पूंजी निर्माण निकलता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यय विधि में पुरानी वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय शामिल किया जाता है। तो जो पुरानी वस्तुओं पर जो भी क्रय किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय मापते हुए हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। लास्ट क्वेश्चन, स्टॉक में परिवर्तन इक्वल है अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक। यानी कि जो अंतिम स्टॉक होता है उसमें से जो प्रारंभिक या आरंभिक स्टॉक होता है उसको हम माइनस करेंगे तो चेंज इन द स्टॉक हमें प्राप्त हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6, मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं पूर्ति, मनी, मीनिंग, फंक्शन एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का विनिमय वस्तु से ही किया जाता है। तो जो आंसर होगा से किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें वस्तु का जो लेन देन है वो वस्तु के रूप में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु की बिक्री तथा खरीद की क्रियाएं समय के एक बिंदु पर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु अर्थव्यवस्था में धन का संचय करना संभव नहीं है क्योंकि वस्तुओं को स्टोर करना इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है वो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा कोई भी वस्तु है जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है विनिमय के माध्यम के रूप में। यानी मुद्रा किसे कहते हैं जिसका बदले में हम वस्तु और सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं, यानी कि लेन देन कर सकते हैं। मुद्रा की एक मुख्य विशेषता यह है कि वो उसके अंदर तरलता होती है। तरलता से अभिप्राय है कि मुद्रा को आसानी से किसी दूसरी वस्तु में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का जो माप है वो मुद्रा का कौन सा कार्य है। तो ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, क्योंकि मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं उनमें 2 कार्य शामिल होते हैं। एक तो है विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, दूसरा मूल्य का मापदंड। विनिमय के माध्यम का मतलब है कि लेन देन किया जा सकता है मुद्रा के रूप में, और मूल्य का माप का मतलब होता है कि हम वस्तुओं की जो मूल्य है उसको आसानी से माप सकते हैं मुद्रा के रूप में। जैसे कार कितने रुपए की है या पेन कितने रुपए का है, तो इसका किसी भी वस्तु का जो मूल्य है हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड्स है वो कौन सी मुद्रा, निकट मुद्रा या मुद्रा। तो जो भारत सरकार द्वारा जो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उनको हम निकट मुद्रा कहते हैं। निकट मुद्रा का मतलब ये है जो मुद्रा के रूप में काम कर सकती है, यानी कि इनके अंदर तरलता कम होती है जबकि मुद्रा में जो तरलता है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट डैश मुद्रा है। तो जो 1 रुपये का जो नोट है वो हमारी वास्तविक मुद्रा कहलाएगी। कागजी नेक्स्ट क्वेश्चन, कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित होता है। यानी कि अगर 10 रुपये का जो नोट है वो 10 रुपये का नोट इसलिए है क्योंकि उस पर 10 रुपये लिखा होता है, यानी कि जो अंकित होता है वही उसका मौद्रिक मूल्य कहलाता है। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। साख मुद्रा यानी कि जो मौद्रिक मूल्य है, जैसे हम अगर हम 10 रुपये के नोट को ही ले तो 10 रुपये का जो नोट है
वो 10 रुपये में चलता है, लेकिन अगर उस कागज़ का मूल्य देखें हम जिससे वो बना हुआ है, तो उस कागज़ का मूल्य 10 रुपये नहीं होगा, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है उस वस्तु मूल्य से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का जो संचय है वो मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो जब मूल्य का संचय किया जाता है तो मुद्रा के गौण कार्य शामिल होता है। जो गौण कार्य है यानी कि द्वितीयक कार्य में मूल्य के संचय के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल्य के संचय यानी कि मूल्य को आप स्टोर कर सकते हो, वस्तु और सेवाओं को मुद्रा के रूप में या पैसे की सेविंग की जा सकती है पैसे के रूप में। तो ये मुद्रा का गौण कार्य है। प्राथमिक कार्य में 2 कार्य शामिल होते हैं, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति का क्या अर्थ है? मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है कि जनता के पास कितनी मुद्रा का स्टॉक है, यानी कि जनता के पास कितने पैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जब मुद्रा जारी की जाती है तो उसके लिए हम न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था अपनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, यदि कुल मुद्रा पूर्ति का अनुमान M1 मेजरमेंट M1 तथा M2 द्वारा लगाया जाता है तब यह डैश धारणा होती है। तो जब हम मुद्रा पूर्ति का गणना M1 या M2 से करते हैं तो उसे हम संकुचित मुद्रा पूर्ति कहेंगे, क्योंकि जो व्यापक मुद्रा पूर्ति होती है वो M3 होती है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, बैंकिंग, वाणिज्य बैंक तथा केंद्रीय बैंक, बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 1, वे बैंक जो अल्पकालीन ऋण देते हैं वो डैश बैंक कहलाते हैं। तो जो अल्पकालीन ऋण देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण देते हैं उसे हम वाणिज्य बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह जमा खाता जिसमें कभी भी मुद्रा निकाली जाती है डैश खाता कहलाता है। तो जब हम मुद्रा को कभी भी निकाल सकते हैं तो उसे हम चालू जमा खाता कहते हैं। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जमा राशि से अधिक मुद्रा निकालने की अनुमति को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि एक कस्टमर या एक ग्राहक जिसके खाते में 10,000 रुपये हैं, लेकिन वो 10,000 की बजाय 12,000 अपने खाते से निकलवाना चाहता है, तो बैंक उसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जमा खातों में अधिकतम ब्याज की दर जमाओं पर दी जाती है। तो अधिकतम जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है वो समय अवधि पर दिया जाता है। जितनी समय अवधि ज़्यादा होगी उतनी ही ब्याज की दर उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो उस पर जो ब्याज की दर है वो ज़्यादा होती है। तो जो आंसर होगा वो होगा समय अवधि। जमा स्वीकार करना व ऋण देना वाणिज्य बैंक का मुख्य कार्य होता है। वाणिज्य बैंक के 2 मुख्य कार्य होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 6, वह बैंक जो बैंकिंग प्रणाली के उच्चतम शिखर पर होता है तो उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। जैसे भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक है, वो सभी मौद्रिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बैंक जारी करता है। जो केंद्रीय बैंक है वो नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो भारत में जो 1 रुपये का नोट है वो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सभी तरह के जो नोट है वो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट है वो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बैंक निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए साख का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जो भी साख व्यवस्था है यानी कि मौद्रिक प्रणाली है उस पर केंद्रीय बैंक का कंट्रोल होता है। तो केंद्रीय बैंक है वो निश्चित उद्देश्य के लिए साख का विस्तार भी कर सकता है और साख का संकुचन भी कर सकता है। तो जो आंसर होगा वो होगा नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बैंक डैश बैंक के रूप में कार्य करता है। तो जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, बैंक साख का निर्माण द्वारा करता है। तो जो बैंक है वो साख का निर्माण कर सकता है लोगों को उधार देकर। क्वेश्चन नंबर 12, नगद कोष अनुपात जितना अधिक होगा साख का निर्माण उतना ही कम होगा, क्योंकि अगर बैंक को अगर ज़्यादा नगद शेष अपने पास रखना पड़ेगा तो उसके पास कम पैसे होंगे जिससे वो लोगों को कम उधार दे पाएगा और जो साख का निर्माण है वो कम होगा। अतः नगद कोष जितना अधिक होगा साख का निर्माण उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को हम खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। तो प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है यानी कि लेन देन होता है उसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास उसको जमा रखना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नगद निधि अनुपात कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशो। क्वेश्चन नंबर 15, डैश मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपाय है। यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसको दो भागों में बांटा जाता है, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। तो जो मात्रात्मक उपाय हैं उनमें नगद निधि अनुपात शामिल होता है, जबकि जो गुणात्मक उपाय है उसमें सीमांत आवश्यकता शामिल होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कवर किया। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर हैं उनके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।